अगर आप 5 मिनट वॉक करें और उसके बाद आपको बैठना पड़ जाए क्योंकि आपकी टांग में शदीद दर्द शुरू हो जाए, अगर आप 2 से 5 मिनट खड़े हो जाएं और उसके बाद भी आपकी टांग में दर्द शुरू हो जाए और उसके बाद आप बैठें तो आपके दर्द में कमी आ जाए। अगर आप किसी शॉपिंग मॉल पे जाते हैं और वहां पे थोड़ी सी वॉक करते हैं और आपकी टांग में इतनी शदीद दर्द शुरू हो जाए हत्ता कि आपके पाँव में नमनेस आ जाए और आप बैठें 3 मिनट 5 मिनट और आपकी दर्द में बेहतरी आ जाए, आपकी नमनेस ठीक हो जाए, तो यही केस हमारे साथ मौजूद है अब्दुल गफ्फार भाई, जिनकी उम्र 60 साल से ज्यादा है। ये देखिए 60 साल के बाद अगर आपकी किसी एक टांग में दर्द जा रही हो या दोनों टांगों में दर्द जा रही हो तो उसकी बड़ी वजह स्पाइनल स्टीनोसिस होता है। ये देखिए जो स्पाइनल स्टीनोसिस होता है वो दो मोहरों के दरमियान में, ये देखिए कि जो डिस्क है वो कई दफा आपकी नर्व पे दबाव डालना शुरू कर देती है। कई दफा मोहरों के दरमियान में जो स्पेस कम होने की वजह से आपके नर्व दबना शुरू हो जाती हैं और वो जो दबाव है कई दफा हड्डियों की वजह से होता है। कई दफा हमारी स्पाइनल कैनाल जो है, यहाँ से हराम मगज गुजर रहा है, नर्व गुजर रही होती हैं, उसकी स्पेस कम हो जाती है और आपके नर्व पे दबाव आना शुरू हो जाता है। अब्दुल गफ्फार भाई का तकरीबन 3 साल पहले भी ये मसला हुआ था। 3 साल पहले ही हमारे पास आए थे, हमने इनकी रिहेबिलिटेशन की, फिजियोथेरेपी की। यकीन मानिए 2 मिनट भी खड़े नहीं हो सकते, 2 मिनट में चल सकते थे, लेकिन उसके बाद ये 15 से 20 मिनट की वॉक कर लेते थे, ट्रेडमिल करते थे, जिम करते थे। अभी इनको दोबारा से ये मसला हुआ है, इन्होंने एमआरआई करवाई है। एमआरआई के ऊपर भी डीजेनरेटिव स्पाइन का केस सामने आया। पहले इनकी लेफ्ट लेग में दर्द थी, अब आपके राइट में आ गई है। तो ये देखिए कि इस मसले का जो बेहतरीन हल है, जब तक कि आपके घुटने में या टांग में दर्द आती है या नमनेस है, अगर आप प्रॉपर फिजियोथेरेपी करते हैं, प्रॉपर वर्जिशें करते हैं, तो उससे आपका मसला हल हो सकता है। यही तमाम चीजें हम आपके सामने डिस्कस करेंगे और आपके सामने सबसे पहले हम पेशेंट की स्टोरी शेयर करेंगे कि उनको दर्द कैसे हुई, उसके बाद उन्होंने इलाज क्या करवाया, और फिर हम आपको बताएंगे कि ऐसे केसेस को बेहतरीन तरीके से क्या फिजियोथेरेपी, क्या रिहेबिलिटेशन करनी चाहिए ताकि वो मुकम्मल पेन फ्री लाइफ गुजार सकें। जी अब्दुल गफ्फार भाई, सबसे पहले तो ये बताइए कि 3 साल पहले जो आपका एपिसोड आया था वो कैसे शुरू हुआ था? वो भी ऐसे रमजान में ही शुरू हुआ था। ओके। इत्तेफाक दोनों केसेस में यही कॉमन फैक्टर क्या रमजान में था। रमजान में क्या आपको लगता है कि एक्सर्शन ज्यादा है इबादत की वजह से, या कि शायद कोई डिहाइड्रेशन का एलिमेंट जनरेट होता है उस दौरान में, ठीक है, तो उस वजह से। लेकिन उसके बाद फिर वो ऐसी शुरू हुई कि वो फर्स्ट एक्सपीरियंस था, ठीक है, एमआरआई उस वक्त भी करवाया था, ठीक है, उस वक्त भी ये L4 L5 में ही मसला था, ठीक है, डिस्क बल्जिंग का, ठीक है। तो फिर खड़ा होना मुश्किल था, मतलब वॉशरूम में शेव करना, ये वो सारे काम की रूटीन हो नहीं पाती थी, ठीक है, और ऑफिस में बैठना भी मुश्किल था, ठीक है। तो फिर आपके पास आए तो फिर एक्सरसाइज शुरू हुई, फिजियोथेरेपी शुरू हुई। इन बिटवीन हम 1-2-4 हफ्ते के बाद ये चॉइस ले रहे थे कि इंजेक्शन लगवा लें या फिर हम किसी सर्जन से कांटेक्ट कर लें अगर नहीं ठीक होता, ठीक है। तो 1-2 ऑर्थोपेडिक से भी रब्ता किया, लेकिन फाइनली उन्होंने कहा कि अगर इम्प्रूवमेंट आ रही है फिजियोथेरेपी से तो देन इट इज बेटर कि यू गो फॉर इट, और इसको कंटिन्यू करें जिससे का रिजल्ट आ जाए। तो अगर वहां से ना आए तो फिर दूसरी स्टेप पे जाए। बिल्कुल सही है। सो फिर आपने उसको एक्सरसाइज करवाई, ये मसल की स्ट्रेंथ बिल्ड की, यहाँ पे साइकिलिंग के साथ, उसके साथ पुश के साथ, तो उसमें काफी फिर ग्रेजुअली बेहतरी आई, और वो विद इन 3 मंथ्स आई थिंक 12 वीक्स के बाद वो वाला बिल्कुल नॉर्मल पे आ गए। और वो जो 2 मिनट खड़े होने वाला छोड़ के फिर नॉर्मल लाइफ हो गई, वॉक हो गई ऑफिस में। अब ये बस यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अब कितने मिनट पे वॉक कर लेते थे आप? उस वक्त तो मैं 20-25 मिनट वॉक या 20-25 मिनट ट्रेडमिल या कुछ भी कर लूं, मुझे वो पेन खत्म हो गई थी। ठीक है, आपकी बिल्कुल नॉर्मल लाइफ थी, जो आप एक्टिविटी करना चाहते थे वो हो जाती थी। ठीक है, तो ये देखिए कि ऐसी जो स्पाइनल स्टीनोसिस होती हैं, हम उसको कहते हैं सॉफ्ट स्पाइनल स्टीनोसिस। मतलब ये है कि आपके सॉफ्ट टिश्यू ने नर्व पे दबाव डाला होता है, और अगर आप अच्छी रिहेबिलिटेशन करते हैं, अच्छी फिजियोथेरेपी करते हैं, तो नर्व के ऊपर दबाव खत्म हो जाता है और आप नॉर्मल लाइफ में वापस आ जाते हैं। अब इसी वजह से अभी दोबारा से हमारे पास आए हैं और हमने कोशिश कर रहे हैं कि आपके सामने पूरा केस प्रेजेंट करें कि ये पहले कैसे ठीक हुए थे और अब ये दोबारा से कैसे ठीक होंगे, दोबारा से जिम कैसे शुरू करेंगे। वीडियो के नेक्स्ट पार्ट तरफ चलते हैं, यहाँ पे हम इनकी असेसमेंट करते हैं और एक्सरसाइजेस गाइड करते हैं, टिप्स गाइड करते हैं, जिम में कैसे जाना चाहिए, स्विमिंग कैसे करनी चाहिए, ताकि 100% नॉर्मल लाइफ में दोबारा वापस आ सके। जिम में कि जब भी पेशेंट आएगा पहले हम तसल्ली से उसकी स्टोरी सुनते हैं कि उसका प्रॉब्लम कैसे स्टार्ट हुआ। उसके बाद बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि हम फिजिकल एग्जामिनेशन भी करें।
एमआरआई की रिपोर्ट अपनी जगह, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि पेशेंट क्लिनिकली क्या प्रेजेंट कर रहा है। आपके सामने हम देखेंगे कि पेशेंट के पांव तक खींचे, घुटना नीचे प्रेस करें, टांग को सीधा ऊपर उठाएं। अच्छा सर, आपने टांग उठाई है तो कोई दर्द आ रही है टांग के अंदर? ये खिंचाव बैक साइड, ठीक है। आप ये बताइए कि खिंचाव बढ़ गया? बढ़ गया। कोई दर्द बढ़ गया साथ इसके? थोड़ी शुरू हो गई, थोड़ी सी दर्द शुरू। कहां तक दर्द जा रही है इसमें? यहां तक है। क्या आपका पाँव कुछ सुन्न हो रहा है इसमें? नॉमिनल सा, ठीक है। ये आपकी राइट लेग है जिसमें इस वक्त मसला चल रहा है। पाँव खींचिए लेफ्ट साइड पे, अब टांग को सीधा ऊपर उठाइए। आप बताइए इसमें कोई टांग में दर्द जा रही है? इसमें बस खिंचाव है। अब ये देखिएगा, ये आप खिंचाव बढ़ रहे हैं, ठीक है। देखिए जो खिंचाव होता है वो नॉर्मल पार्ट है। खिंचाव साफ है कि आपकी रेंज ऑफ मोशन को चेक करता है कि मसल के अंदर स्टिफनेस है, कड़ाव है, वो काफ मसल टाइट होंगे, वो हैमस्ट्रिंग मसल टाइट होंगे, वो इतनी कोई परेशानी बात नहीं होती। सिर्फ 2-3 सिम्टम इंपॉर्टेंट है कि जैसे पेशेंट टांग उठाता और अगर वो 30 डिग्री के अंदर टांग उठाई था सर, यहां से उसे टांग ना उठाई जा रही हो, शदीद पेन में आ जाए, तो इसका मतलब ये कि मसला ज्यादा है, डिस्क ने ज्यादा नर्व पे दबाव डाला। लेकिन जितना ये पाँव ऊपर उठा के लेके जा रहे हैं, इससे हमें बड़ा हौसला होता है असेसमेंट करते हुए भी कि भाई ये फिजियोथेरेपी से, वर्जिशों से काफी अच्छे तरीके से ठीक हो सकते हैं, क्योंकि उनका पहला एक्सपीरियंस फिजियोथेरेपी से बहुत अच्छा रहा है और वो नॉर्मल लाइफ में वापस आ गए। इसलिए अब भी उनके माइंड में ये है कि अगर मेरी अच्छी फिजियोथेरेपी हो जाए, अच्छी गाइडलाइन मिल जाए, तो मैं मुकम्मल तौर पे ठीक हो सकता हूँ। यहाँ पे एक अक्सर ये ना कंफ्यूजन कई दफा हो जाती है कि क्या ये दर्द हमारी कमर से आ रही है या ये दर्द हमारी हिप से आ रही है। देखिए हिप में और कमर की दो दर्द, दो चीज डिस्क और लैफ या प्रोडियम में फर्क होता है। अगर आपकी हिप से यानी कि पेरिफेरल सिंड्रोम से दर्द आ रही होगी ना, तो फिर आप यूली चलने में आप कंफर्टेबल होते हैं। ये समझना है कि आपको लगता है चलने से मेरी दर्द में बेहतरी आ रही है, बजाय इसके कि दर्द बढ़े। लेकिन अगर आपका स्पाइनल स्टीनोसिस होगा और वो यूली L4, L5, S1 पे होगा, तो आप खड़े होंगे, आपको लगेगा जो मैं खड़ा होता हूं तो मेरी टांगों में दर्द बढ़ रही है, नमनेस बढ़ रही है। उसकी वजह यह है कि जब हम खड़े होते हैं तो हमारा जो बॉडी का वेट पड़ता है, हमारी स्पाइन एक्सटेंशन में जाती है और वो सुराख हैं जहां से नर्व निकल रही होती हैं, वो नैरो हो जाते हैं, वो दबाव डालना शुरू कर देते हैं। जबकि मसल का ये फायदा होता है कि जो हम चलते हैं, हमारे मसल के अंदर ब्लड फ्लो बढ़ता है और हमें बेहतर फील होना शुरू होता है। और कई दफा इसका बड़ा सिंपल सा टेस्ट होता है कि आपकी एज क्या है। नंबर 1, 50 साल से ऊपर है, अच्छा लाइकली चांसेस है स्पाइनल स्टीनोसिस हो सकता है। नंबर 2, हम ये कहते हैं कि अच्छा आप खड़े होते दर्द बढ़ती है या बैठने में दर्द बढ़ती है। अगर बैठने में दर्द बढ़ रही होगी तो यूजुअली यंग लोगों में होगी, वो पेरिफेरल सिंड्रोम से होगी। लेकिन अगर खड़े हों और आप फर्द ज्यादा चलने में दर्द आ रही है तो ज्यादा चांसेस होते हैं कि एज रिलेटेड स्पाइनल स्टीनोसिस। अब ऐसे में हमारा जो गोल ऑफ रिहेबिलिटेशन है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। गोल ऑफ रिहेबिलिटेशन क्या है कि हमने मोहरों के दरमियान में जो स्पेस है, जो डिजनरेशन है, उसकी वजह से जो स्पेस कम हुई है उसको बेहतर करने की कोशिश करनी है। तरीकेकार ये होता है, आप पेशेंट को साइड पे लेटाते हैं, साइड पे लेटिए सर प्लीज। ये देखिए आपके सामने पूरा केस प्रेजेंट है साइड पे। ऐसे पेशेंट को किसी भी सूरत में उल्टा लिटा के पेट के ऊपर, कई दफा कुछ फिजियोथेरेपिस्ट गलती कर देते हैं, उल्टा लिटा के एक्सरसाइज करवाते हैं। जब उल्टा लिटा के एक्सरसाइज करवाएंगे तो और स्पेस कम होगी और पेशेंट शदीद पेन में जा सकता है। तो लिहाजा नंबर 1 उसको अपने अवॉइड करें। हमेशा पेशेंट को साइड पे लिटाएं, साइड पे लिटा के आप उसको हीटिंग कर सकते हैं ताकि जो मसल के अंदर कड़ाव है, स्टिफनेस है, वो कम हो। साइड बाय साइड आप उस पेशेंट को अच्छा सा मसाज अपने हाथ से कर सकते हैं ताकि मसल के अंदर अगेन जो स्टिफनेस है उसमें कमी लाई जा सके। इसके बाद आप पेशेंट का सीधा लेट जाइए। आप सब प्लीज सीधा लेटेंगे। आप सीधे लिटा के जो इसका प्रोटोकॉल है उसको कहते हैं विलियम फ्लेक्शन एक्सरसाइज। विलियम फ्लेक्शन एक्सरसाइज का मतलब ये होता है कि आपने मोहरों में थोड़ी सी स्पेस बढ़ाने की कोशिश करनी है। तो नंबर 1 एक्सरसाइज हम अपने पेशेंट कहते हैं कि आपने टांग को बेंड करना है। अगर गोडे ठीक है तो यहां से हाथ डालें, लेकिन प्रेफरेबली 50 साल के बाद दोनों हाथ यहां से डालें, दूसरा हाथ यहां डालें, खींचें, पेट के साथ लगाएं। ये 5 से 6 एक्सरसाइज हम अपने पेशेंट को देते हैं और कहते हैं 10 तक काउंट कर लें और फिर आराम से वापस आ जाए। अगर दोनों टांगों पे 10 रेपिटेशन ईच के साथ करें, फिर दोनों टांगों को बेंड करवाते हैं। दोनों टांगों बेंड कर लीजिए सर और दोनों टांगें उठा लें। पेशेंट अगर यंग है, एनर्जेटिक है, तो फिर हम इस तरीके से भी पेशेंट की कहते हैं दोनों टांगें उठाएं और फिर अपना हाथ कई दफा थोड़ा सा हिप्स पे रखते हैं और हल्का सा लिफ्ट कर देते हैं ताकि L5 S1 के दरमियान में स्पेस को बढ़ाया जा सके। जो डीजनरेशन आई है उसे वो भी कमी रहे। अगेन 5-10 रेपिटेशन 5 से 6 सेकंड होल्ड के साथ की जा सकती है। इसके बाद
कोर स्टेबिलिटी के लिए पेट को अंदर खींचते हैं और कहते हैं दोनों टांगे बाहर से ओपन करें ताकि हिप मसल स्ट्रॉन्ग। दोनों टांग खोलिए, तो खोलिए सर ऐसे। इससे क्या होगा कि हिप मसल एक्टिवेट होंगे, जो पिरिफॉर्मस मसल है उसकी एक्टिवेशन से आती है और उसमें बेहतरी लाई जा सकती है। तो दोनों टांगे बाहर से खोलें, ओपन 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 ओपन, 5 से 6 सेकंड होल्ड, 10 से 12 रेपिटेशन। फिर दोनों टांगे इकट्ठी करें सर ऐसे, गुड। दोनों साइडों पे करके अंदर वाले मसल को भी स्ट्रॉन्ग करना है। फिर हम यहां से टांग उठाते हैं पेशेंट की और कहते हैं इसको आगे रखो, दूसरे जो पिरिफॉर्मस मसल है यहां जहां से नर्व गुजर रही है उन तमाम मसल को स्ट्रेच करना बड़ा जरूरी होता है। फिर हम कहते हैं यहां से आराम से हम ऐसे स्ट्रेच कर देते हैं दोनों टांगों के ऊपर। मैं आपके टाइम सेवने के लिए वीडियो लंबी ना हो जाए, एक एक साइड पे करके दिखा रहा हूं, आप लोग आराम से इसको समझे कि दोनों साइडों पे हमने हर एक्सरसाइज दोहरानी है। इसके बाद हमने टांग को बिल्कुल सीधा कर देना होता है। फिर हम क्या करते हैं, काफ स्ट्रेच करते हैं। सबसे पहले हमने काफ स्ट्रेच करना है। ये देखिए कि इस स्टेज के ऊपर यूजुअली हमें पता है कि यहाँ पे स्पाइनल स्टीनोसिस है, इसलिए जो भी हम चीजें करेंगे आहिस्ता आहिस्ता जिसमें नमनेस ना बढ़े, जिसके अंदर आप इसमें पेन ना बढ़े, उस हद तक आप स्ट्रेच दे सकते हैं। हमने यहाँ पर हैमस्ट्रिंग का स्ट्रेच दे रहे हैं, 5 से 6 सेकंड का होल्ड रखें। हर एक्सरसाइज दोनों टांगों के ऊपर 10/2 रेपिटेशन से रिपीट करेंगे, दिन में 2 दफा करें, बहुत अच्छे रिजल्ट आ सकते हैं। वीडियो के नेक्स्ट पार्ट तक चलते हैं। यहाँ पे हम आपको बताएंगे कि अब आपको स्पाइनल स्टीनोसिस, आपसे खड़ा नहीं हुआ जाता, आपसे चला नहीं जाता, तो अपनी हेल्थ फिटनेस को कैसे मेंटेन रखेंगे, कार्डियोपल्मोनरी फिटनेस को कैसे मेंटेन रखें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इस स्टेज के ऊपर ना सिर्फ आपको कमर का मसला है बल्कि ब्लड प्रेशर भी हो सकता है, शुगर हो सकती है, हार्ट के मसले हो सकते हैं। उसके साथ साथ अपने आप को फिट रखना होता है। आइए वीडियो के नेक्स्ट पार्ट तक चलते हैं। सबसे बड़ी गलती स्पाइनल स्टीनोसिस के मरीज ये करते हैं कि जब उनको कमर दर्द होती है, खड़ा नहीं हुआ जाता, चला नहीं जाता, तो वो हर चीज छोड़ जाते हैं। ये देखिए सबसे पहली एक एक्टिविटी है जिसको हम साइकिलिंग कहते हैं, रिकम्बेंट बाइक बोलते हैं। आप जिम में जाइए, साइकिल करने में कोई मसला नहीं होगा, आप आराम से 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट की साइकिल कर सकते हैं। नंबर 2, आप स्विमिंग पूल में जा सकते हैं। स्विमिंग पूल में जब जाके आप वॉक करेंगे पानी के अंदर तो आपका 50% बॉडी वेट रह जाता है, आप बड़े आराम से वॉक करते हैं। नंबर 3, आप आराम से कोई इलास्टिक बैंड दीवार के साथ लगा दीजिए और रोइंग करना शुरू कर दीजिए। इससे भी आपकी कार्डियोपल्मोनरी फिटनेस मेंटेन है। इसके अलावा बैठ के आप बहुत सारी एक्सरसाइज, डंबल पकड़ें, हाफ लीटर पानी की बोतलें पकड़ें, बाजू की एक्सरसाइज करें। अपने आप को फिट रखना बड़ा जरूरी है। ये देखिए कि जो कमर की वजह से मसला आ रहा है, आप एक प्लेयर है, आपने पूरी बॉडी को मुकम्मल रेस्ट पे डाल देंगे तो आप अनफिट हो जाएंगे, आपके और बहुत सारे मेडिकल इश्यूज बिल्ड होना शुरू हो जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं 50-60 साल के बाद जिसको भी कमर दर्द आती है उसके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगी और आप घर बैठे अपनी कमर दर्द को, स्पाइनल स्टीनोसिस को बेहतर तरीके से डील कर सकेंगे।